इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास पहले लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हमने थोड़ा सा तारफ़ देखा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा और यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कंपाउंड्स के बारे में जो एक ओल्ड कंसेप्ट था उसको हमने डिस्कस किया और देखा कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या बनती है, केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम इसको कैसे आज के दौर में डिफ़ाइन करते हैं जो ना, ठीक है। अब यानी नेक्स्ट जो ना ये हमारे कुछ जनरल फीचर्स हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ जनरल फीचर्स की बात रही है, उनको डिस्कस करेंगे। उसमें देखें जैसे अगर आप जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको ऑब्जर्व करें, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ठीक है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले जो आती है ना, दैट इज द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन है, ठीक है जी। बेसिकली जैसे देखिए जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो कार्बन है ना एक इसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे बिहेव करता है। और कार्बन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें क्या करता है, एक बैकबोन की हैसियत रखता है। जो स्केलेटल एलिमेंट है, जो स्केलेटल एलिमेंट है आपका, वो बेसिकली क्या है, वो कार्बन है। अब कार्बन जो ना ये इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। कार्बन देखिए एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और कार्बन की इन यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या है, बेशुमार जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना वो क्या है, वो कार्बन के यूनिक बिहेवियर के मरहून मिन्नत हैं। मैं ये कहता हूँ कि बहुत से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह क्या है, यही कार्बन का जो यूनिक बिहेवियर है, इसका जो पिक्यूलियर बिहेवियर है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन देखिए, कार्बन जो है ना ये क्या है, ये एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एट अ टाइम कार्बन क्या करता है, जहाँ अपनी तरह के बहुत से कार्बन एटम्स के साथ जुड़ने की सलाहियत रखता है ना, वहाँ पे ये दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी क्या करता है, जुड़ सकता है जो ना। अब इन जैसे कि कार्बन के एटम्स की आपस में ये जो जुड़ने की सलाहियत होती है, क्या द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्ड स्ट्रक्चर्स दैट इज गिवन द नेम एज क्या जी, कैटिनेशन। तो यानी कार्बन में क्या है, एक एबिलिटी है किसकी, कैटिनेशन की जो ना, और वो मौजब बनी है आज आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है जी। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारे ये जो गिरदो नवाब में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ना, उनकी एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये कार्बन का ये जो एक यूनिक बिहेवियर है वो है। तो कार्बन की जब हम पिक्यूलियर बिहेवियर की बात करते हैं तो हम बात क्या करते हैं कि जैसे कि कार्बन एट अ टाइम क्या करता है, ना सिर्फ अपनी तरह के कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन और रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, बल्कि एट अ टाइम ही जहाँ पे वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ साथ वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी तरह के यानी फास्फोरस वगैरह इस तरह के एटम्स के साथ भी जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। और ये प्रॉपर्टी और ये फीचर किसके साथ है, सिर्फ मखसूस है कार्बन के साथ। और ये कहा जाता है कि कार्बन की इस तरह की प्रॉपर्टी ने क्या किया है कि आज लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस का वो बायस बना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ना, यानी देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो हम देखेंगे नॉन आयनिक करैक्टर, नॉन आयनिक बिहेवियर कह लें, करैक्टर कह लें, ठीक है जी, किसका,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो देखिए इसे हमने ना फर्स्ट ईयर में भी ये बात डिस्कस की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग वी कैन डिफरेंशिएट द कंपाउंड्स इनटू टू कैटेगरीज। दे आर गिवन द नेम एज क्या जी, आयनिक कंपाउंड्स एंड दैट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब ये जैसे कि क्लास यहाँ पे मैं एक सादा से अल्फाज में एक आपको बात बता देता हूँ कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादातर मुश्तमिल होते हैं किस पर, जो ना नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम्स पर। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम्स के कम्बिनेशन से क्या होता है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। और ये बात मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके यानी कि जब भी हम क्या करते हैं यानी कि नॉन मेटालिक एटम्स के दरमियान जो हमने ये देखा था नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या होती है, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड उनमें उनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। जब भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलेंगे ना, आपस में मिलेंगे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, ये इस तरह की चीज़ें, तो ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके दरमियान हमेशा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सो क्या है जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये नॉन आयनिक करैक्टर पोजेस करते हैं, जो ना नॉन आयनिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ आप पढ़ेंगे ना, दैट्स अबाउट द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ द कंपाउंड्स। एक जैसे प्रॉपर्टीज आगे पीछे भी हो सकती है, बहरहाल ये कि कम्प्लेक्स नेचर ऑफ कंपाउंड जो ना, यानी आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सिंपल वन नहीं होते, दे पोजेस हाई मॉलिक्यूलर वेट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या जी, एक तो इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये यानी एक तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो ना ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ना। तो सिंपल वन से लेके यानी कम्प्लेक्स नेचर के कहते हैं, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स जो ना ये एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर, आपके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम क्या कहते हैं, ये सिंपल वन नहीं होते, ये कम्प्लेक्स होते हैं। एक तो क्या है इनके यानी ये दे आर वेरी लार्ज हो ना, और दूसरा क्या होता है इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। अब देखिए इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक मैं बात करता हूँ किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की जो ना, और कार्बोहाइड्रेट्स में से एक चीज़ जो ना, मैं स्टार्च का नाम ले लेता हूँ, मैं सेलुलोज का नाम लेता हूँ। हमने लेटर ऑन इनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करने हैं, आप वहाँ पे इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि क्या है इनके स्ट्रक्चर जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसी तरह से जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो भी क्या है कि यानी आप यानी इस प्रोटीन को अगर देखें तो इनके जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं ये 1000 से लेके मिलियंस के अंदर क्या होते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं। तो यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, एक तो ये क्या है, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि यानी इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं जो ना। तो तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, दैट्स अबाउट द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, एक प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। क्या जी, एक प्रॉपर्टी हम इनकी एक और भी डिस्कस करेंगे, क्या, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलर बिहेवियर। देखिए जैसे कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है ना, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको मुख्तलिफ तरह की क्लासेस में डिफरेंशिएट किया गया है। कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होती है ना, उसकी पहचान क्या हुआ करती है, उसका फंक्शनल ग्रुप। उसकी पहचान क्या हुआ करती है, उसका फंक्शनल ग्रुप। इवन के देखें जैसे मैं आपके सामने हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूँ, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने होते हैं। अब ये जैसे कि उनमें से ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करते हैं। एक आपके अनसैचुरेटेड होते हैं और एक क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स का नाम देते हैं। उनकी पहचान क्या है कि उसमें जितने भी कार्बन्स होते हैं ना, ये आपस में थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। जब हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो कार्बन्स होते हैं ना, यानी इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोई से दो या दो से ज़ायद कार्बन के दरमियान हमें क्या नजर आएगा, डबल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम अल्कीन्स का नाम देते हैं। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को अल्कीन्स का, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या करते हैं, अल्काइंस का नाम देते हैं। देखिए ये क्या है, ये अल्काइंस है। तो यानी ये मैंने सिंपल वन बात किया फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। ये जो सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये भी क्या करता है, एक फंक्शनल ग्रुप की ही हैसियत रखता है, क्योंकि ये पहचान होता है किसी भी क्लास का। और ये क्या करता है, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रोवाइड करता है, उसे स्पेशल फीचर्स देता है जो ना। ठीक है ना। अब ये जैसे देखें कि ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने जैसे बताया है कि ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, अपने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो ना। लिहाजा इनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अंदाजा ही इनके फंक्शनल ग्रुप से लगाया जा सकता है। लिहाजा कोई भी जो एक क्लास होती है ना किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ना, वो क्या करती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती हैं,
इक्विवेलेंट होती है, एक जैसी होती है, सिमिलर होती है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं हाँ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कुछ चंद एक जो ना, और इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका भी ताल्लुक काफ़ी हद तक जो ना इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वो रिलेट कर रहा होता है। तो इस तरह से यानी कि आप क्या करते हैं, किसी एक क्लास को स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब कोई सी भी जो देखें ना, जैसे एक क्लास की जब हम बात करते हैं तो कोई से दो जो कंपाउंड होते हैं ना, एक ही क्लास की जो दो कंपाउंड्स होते हैं, जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जस्ट CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे देखिए मैं आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन लिखता हूँ, एक अल्केन लिखता हूँ, जिसका नाम मैंने क्या लिखा जी, इथेन लिखा है। ये मैंने क्या लिखा है जी, इथेन। आपके सामने मैंने एक आपके सामने हाइड्रोकार्बन और इसका नाम क्या है, इथेन हुआ। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ इसमें जस्ट यानी कि नेक्स्ट जो इसका मेंबर है उसमें क्या करूँ, अगर CH2 का इजाफा कर दूँ तो एक नया मेंबर बन जाता है। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट मैंने CH2 का इजाफा किया तो एक नया मेंबर उसका बन गया। क्या बन गया आपका जी, प्रोपेन बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक मजीद यूनिट का इजाफा कर दूँ ना, इसमें एक यूनिट का मजीद इजाफा कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, यानी मैं आपके सामने ब्यूटेन बन जाएगा। तो इस तरह यानी कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनमें बड़ा एक ना क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, अब ये जैसे कि ये जो CH2 यूनिट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं जो ना, यानी होमोलॉगस सीरीज का नाम देते हैं जो ना। ठीक है, एक सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, यानी कि CH2 यूनिट का फर्क होता है, यानी 14 मैस नंबर का क्या होता है, फर्क होता है। एक ही क्लास में जो ना जब हम मुख्तलिफ के कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो हर नेक्स्ट मेंबर के अंदर क्या होता है, जस्ट यानी 14 मैस नंबर का डिफरेंस पाया जाता है। 14 कैसे भला, ये देखिए CH2 यूनिट हम ऐड कर रहे हैं ना, तो कार्बन की मैस 12 और इसमें 2 का इजाफा कर दे 14 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी आने वाले मेंबर में 14 का एक डिफरेंस पाया जाता है। तो ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको होमोलॉगी का नाम दिया जाता है, होमोलॉगस सीरीज का नाम दिया जाता है। सो वी कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, होमोलॉगी पाई जाती है। फिर एक क्लास से जब दूसरी में शिफ्ट होते हैं तो भी क्या देखा जाता है कि इनका एक ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड में कॉमन होता है। जस्ट डिफरेंस किसका आता है, फंक्शनल ग्रुप का। आप ये देखेंगे एक एटम या ग्रुप ऑफ द एटम जो ना उसके चेंज करने से क्या होती है, क्लास ही बदल जाती है, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इवोक होता है। अब ये नहीं जैसे कि इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, मुख्तसर जो इससे बात हम करना चाह रहे हैं, अखज़ करना चाह रहे हैं बात जो ना, वो क्या है जी, वो ये है कि इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो होती है वो ज़्यादा ईजियर वन जो ना इस तरह कंसिडर की जाती है होमोलॉगी की वजह से। अब देखिए जैसे एक फीचर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा, आइसोमेरिज्म का। देखिए आइसोमेरिज्म क्या है, ये एक ऐसे फिनोमेना का नाम होता है जिसमें मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। अब चूंकि जैसे कि आइसोमेरिज्म ना, ये बेसिकली क्या होती है, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हुआ करती है। अब चूंकि जैसे कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोलन बॉन्ड पाया जाता है ना, एटम्स के थ्रू कोलन बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं जो ना। सो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, ये जो कोलन बॉन्ड होता है ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड हुआ करता है। अब ये जो कोलन बॉन्ड होता है ये क्या होता है, एक डायरेक्शनल बॉन्ड हुआ करता है। अब चूंकि मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड क्या कर रहा है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, लिहाजा ये वजह कि आपको ना यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ना इनमें आइसोमेरिज्म का फिनोमेना नज़र आएगा। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी इनमें आपको नज़र आएगी। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आइसोमेरिज्म के हवाले से आपको। ठीक है, आइसोमेरिज्म के हवाले से मैं एक छोटी सी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। ये देखिए से मैं एक बात लिख रहा हूँ जी, आइसोमेरिज्म। ठीक है, से एक कंपाउंड है, दो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। अब इस तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले कंपाउंड्स दो हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा तो आपको पता चलेगा। एक है जी एथानोल CH3CH2 एंड दैट ऑफ OH, इसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं और इसको एथानोल भी बोलते हैं। ये आयोपैक नेम इसका मैं लिख देता हूँ, एथानोल। इसी तरह से देखें इसी फार्मूले के साथ एक अलग से कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कार्बन एटम्स यानी दो जो मिथाइल ग्रुप है हमारे थ्रू ऑक्सीजन एटम आपस में कनेक्टेड हैं। दिस वन इज डाई मिथाइल ईथर, दिस वन इज एन ईथर, और कौन सा ईथर है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है जी, तो ये देखिए से यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आप देख सकते हैं कि एक ही फार्मूले के साथ हमें दो मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ दो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट यानी कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स जो ना वो डिफरेंट है, उस वजह से क्या है ये दो डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पे हमारे सामने
यानी हमें नज़र आते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे देखिए एक है जी रेट ऑफ द रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट्स ऑफ द रिएक्शन की बात हो रही है। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या है, ये कोवलेंट नेचर के, और हमने ये पढ़ा था कि जो जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होते हैं, हमेशा स्लो होते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन के हवाले से भी चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम तफसील से डिस्कस करके आ रहे हैं फसीर के। तो रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, तो ये देखिए इससे ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके रेट्स ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ करते हैं, स्लो हुआ करते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, जैसे देखिए जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या कोवलेंट मॉलिक्यूल, ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, तो मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद बॉन्ड टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड क्या होते हैं, ये बनते जो ना, या तो ये बॉन्ड टूटने और बनने, ये दो तरह के प्रोसेसेस हो गए, दो तरह के प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है। इस वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट्स ऑफ द रिएक्शन होते हैं ये स्लो वन कंसिडर किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ना था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इतनी ही बात काफ़ी है, इसको आप बुक से रीड कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके जहन में पैदा हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप लिंक।